नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं 17 मार्च के दोनों शिफ्टों के, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पटवारी में पूछे गए प्रश्न। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि प्रश्न जो हैं वो रिपीट भले नहीं हों, लेकिन उनके आसपास प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक उसी प्रकार हुआ 15-16 मार्च में। जो जो प्रश्न अपन लोगों ने देखे, कुछ प्रश्न उनमें से ऐसे हैं जिन पर अभी अपन चर्चा करने वाले हैं कि उनसे रिपीटेड प्रश्न तो नहीं आए, लेकिन उनके आसपास उनसे जुड़ी हुई जानकारी से संबंधित प्रश्न जरूर आए हुए हैं। इसीलिए दोस्तों, इनको बिल्कुल भी मिस आप लोग ना करें, इनको जरूर देखते हुए चलें, क्योंकि जब हम प्रश्न का एनालिसिस कराते हैं तो साथ साथ में उसकी जानकारी भी देते हैं, और वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके अगले वाले जो भी आपका पेपर हो, जब भी आपका पेपर हो, वो प्रश्न आ जाए। इसीलिए ध्यान से पूरा अच्छे से देखें। चलिए दोस्तों, तो चालू करते हैं, और लास्ट तक जरूर बने रखिएगा, क्योंकि लास्ट में अपन चर्चा करेंगे कि इस पूरे जो एक तरीके से पूरी अपनी जो क्लास थी, इसका निचोड़ क्या है और आपको कैसी तैयारी और कहाँ से कैसा क्या करना है। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करेंगे, हर बार की तरह अपन इसको चालू करते हैं। सबसे पहले ही सामान्य ज्ञान पर बात करेंगे। फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। खास तौर पर पटवारी की परीक्षा वाले, वन आरक्षक वाले, जेल पुलिस वाले जितने भी हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन्हीं की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा जब पेपर चालू हो जाते हैं तो पेपर के समय पर सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर विशेष रूप से चर्चा होती है। चलिए, सामान्य ज्ञान की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पहला ही प्रश्न है कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी। होलकरों से संबंधित एक प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी है। नहीं है यकीन तो आप पुरानी क्लास को देख लें। इससे एक जो पुरानी क्लास है जिसमें 15 और 16 मार्च लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे। अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे 15 और 16 मार्च दोनों का एनालिसिस एक साथ कराया गया है। अब आप लोग देखते चलिए, पहले प्रश्न क्या है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी। शब्द आ गया है दोस्तों अहिल्याबाई होलकर, इसलिए आंसर हो गया है महेश्वर, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के समय पर राजधानी महेश्वर थी। मराठा होलकर युग के दौरान 6 जनवरी 1818 से महेश्वर मालवा क्षेत्र की राजधानी थी। फिर मल्हार राव होलकर तृतीय ने, किन्ने, मल्हार राव होलकर तृतीय ने, जो तीसरे वाले थे, ये तीसरा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, की राजधानी को इंदौर में स्थानांतरित किया। फिर उन्होंने इंदौर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। मध्य प्रदेश ध्रुव योजना किससे संबंधित है। मध्य प्रदेश ध्रुव योजना, अब जैसे ये वाला प्रश्न आया था तो ध्रुव योजना को आप लोग समझेंगे। जैसे ध्रुव आता है तो ध्रुव तारा यानी अंतरिक्ष, इसरो, इसरो कुछ याद आ रहा होगा। ध्रुव यानी एक छोटा बच्चा भी था, एक कहानी थी ना। चलिए, छात्रों से संबंधित है, छोटा बच्चा था तो छात्रों से संबंधित है। जो प्रश्न पूछा गया था किससे संबंधित है, तो इस तरीके से था, कलाकारों से संबंधित है या दो चार और थे, तो उसका जो आंसर है वो आंसर था कि छात्रों से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कब किया गया है दोस्तों, 2019 में। कब किया गया है, 2019 में। एक जानकारी और बता दूं, 9वीं से लेकर 11वीं तक के जो छात्र हैं, शुरुआत में 60 छात्रों का इसमें दाखिल हुआ था, 9वीं से लेकर 11वीं क्लास तक के बच्चों का। चलिए, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद क्या है। पंचायती राज से संबंधित दोस्तों पिछली बार भी आ गया, इस बार भी आ गया। मैं कह रहा हूं 2 से 3 पेज से ज्यादा का पंचायती राज नहीं है, कर लीजिए, आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं। क्लियर। और पंचायती राज से बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है वो सब। अगर आप देखेंगे 15-16 वाले में तो 15-16 वाले में उन्होंने नॉर्मल पूछ लिया था, 1993 ऐसा सन करके आ गया था। इसमें उन्होंने थोड़ा आगे चलकर पूछ लिया है, थोड़ा। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 243। अब याद रखिएगा, इसी में है बलवंत राय मेहता समिति। ये इसीलिए लिखा गया है कि शायद अगली वाली शिफ्ट में आपके लिए आ जाए। तो बलवंत राय मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। कब किया गया था, 1957 में। ये देखिए, तो इन दोनों पे आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। बारहसिंगा नॉर्मल है, इसे दलदली हिरण भी कहा जाता है, दलदल हिरण भी कहा जाता है। इस वाली बात को आप लोग याद रखिएगा। ये भारतीय उपमहाद्वीप में हिरण की एक प्रजाति है। क्लियर। अब देखिए, राज्य पक्षी कौन सा है, तो दूधराज, इसी को पैराटाइस क्लेचर भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, खासतौर पे वैज्ञानिक नाम से प्रश्न आ जाता है दोस्तों। प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो दूधराज नहीं लिखते वो, पैराटाइज क्लेचर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, भूलिएगा नहीं, पैराटाइज क्लेचर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखें। राज्य वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का पेड़ है।
राज्य पुष्प कौन सा है? तो या तो वो खाली लिली लिख देता है या मैडोना लिली। क्लियर, लिली या मैडोना लिली। राज्य जो मछली है वो कौन सी है दोस्तों? महासीरी, ये तो आपको पता है। भारत की जो राष्ट्रीय मछली है वो कौन सी हो जाती है? तो गंगा डॉल्फिन। तो महासीरी यहाँ की है और भारत की कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? मैंने पुरानी क्लास में भी आपसे बोला था कि जो करंट वाली क्लासें हैं, दो जो 10-10 मिनट की क्लासें हैं, ज़्यादा नहीं, 15 से 16 क्लासें, उनको देख लीजिए। आपके 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। आपको जैसे ये आ गया भारत के वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो आप इतना दिमाग लगा लीजिए यार, अभी नौसेना का पूछा, अगली बार में इसरो का भी पूछ सकता है, या अगली बार में अगर अपन देखेंगे तो डीआरडीओ का अध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो ये जितने अध्यक्ष हैं दोस्तों एक ही वीडियो में है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। चलिए, तो अभी इस समय पे आंसर इसका क्या हो गया? आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के हैं। कौन अध्यक्ष? और कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। ये भी मत भूलिएगा, खासतौर पे इन 3 पे जरूर याद रखिए कि कौन से अध्यक्ष कितने नंबरवे के हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर। थल सेना के प्रमुख अभी कौन है? तो मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे हैं। ये कारगिल वाले मनोज पांडे नहीं है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। हाँ, वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो कौन है? तो विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। तीनों पे फोकस कर लिया, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये अपना हिस्ट्री से प्रश्न था, और हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो आधुनिक हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो तो जनरल डायर आ जाता है, लेकिन मैं इसके लिए आपको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि आर डायर के कहने पर ओ डायर ने, किसने? ओ डायर ने, आर डायर के कहने पर। अब जो कहता है या जो करता है, तो इनमें से सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो अपराधी कौन हुआ? तो अपराधी अगर देखा जाए तो कहने वाला हुआ, क्योंकि भाई आदेश तो वही दे रहा है ना, नीचे वाला तो आदेश का पालन कर रहा है, नीचे वाले ने तो आदेश का पालन किया। आदेश दिया किसने? आर डायर ने। तो इसको याद रखिएगा, आर डायर ये मेन व्यक्ति था जो इसमें एक तरीके से देखा जाए, इसी को जनरल डायर भी कहा जाता है। इसके कहने पर ओ डायर ने वहां पे गोलियां चलवा दी थी। इसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। घटना है 13 अप्रैल 1919 की। इस दिन वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन हम जानते हैं सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और वो सभी लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां पर थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक छोटी सी सभा चल रही थी दोस्तों, समझिएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक छोटी सी सभा चल रही थी। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था, आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, किचलू और एक और थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनके विरोध में एक नॉर्मल सी सभा चल रही थी, और था किसका दिन? वैसाखी का दिन था। तो लोगों ने सोचा देख के आते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो सभी लोग उस सभा को देखने के लिए अंदर चले गए। इतने में ही आर डायर के कहने पे ओ डायर ने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। हालांकि इस आर डायर को भी फिर बाद में छोड़ा नहीं गया। भारत के आप जानते ही हैं जो एक तरीके से स्वतंत्रता के जो सेनानी हैं, या भारत के जो महत्वपूर्ण, जैसे कि इनका नाम आता है, क्या नाम है? ऊधम सिंह। 1940 में इन्होंने ब्रिटेन जाकर इसकी हत्या कर दी थी। 1940 और 42, ये 2 तारीखें इसमें आती हैं दोस्तों, है ना। 1942 भी महत्वपूर्ण है, 1942 सर्वाधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, कुछ कुछ किताबें 1940 बताती हैं, लेकिन 42 है। ऊधम सिंह ने 1942 में ब्रिटेन में जाके इनकी हत्या कर दी थी। चलिए आगे चलते हैं। बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यहां पर बुरहानपुर है, बुरहानपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश का है ये एक जिला। बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो एक सूफी संत थे दोस्तों, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, उनके नाम पर किया गया था। 1601 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसे जीत लिया गया था, वही असीरगढ़ का किला। अब देखिए, मैं वही बात कह रहा था ना कि जो प्रश्न हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रश्न जो है ना वो उसी के आसपास घूम रहे हैं। बुरहानपुर पे अपन ने कितनी ज़्यादा चर्चा की थी, असीरगढ़ पर कितनी ज़्यादा चर्चा की है 15 और 16 वाले में, क्योंकि उसमें संबंधित प्रश्न आया हुआ था। तो उन्हीं से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पर ये फिर से आ गया। अगर आप 15-16 वाले में देखेंगे तो क्लियर है उसमें। तो 1601 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसको जीत लिया गया था। अपन ने क्या देखा था कि वह ताप्ती नदी के किनारे पर है, ताप्ती नदी के किनारे पर है। उसको दक्षिण भारत का एक तरीके से असीरगढ़ के किले को द्वार कहा जाता है, ये भी कहा था। अकबर ने उसको सोने की चाबियों से जीता था, ये भी अपन ने चर्चा की थी। तो दोस्तों इन बातों को याद रखें, ठीक है। जो प्रश्न आपके आ रहे हैं ना, उन प्रश्नों के आसपास की जानकारी जरूर ले लें, जरूर से जरूर ले लें। चलिए, मुरैना 64 योगिनी मंदिर से प्रश्न था। अब याद रखिए कि जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर से प्रश्न आ गया, और मुरैना में जबलपुर के ही 64 योगिनी मंदिर की एक प्रतिकृति भी है। कहां पर है देख लेते हैं। तो 64 योगिनी मंदिर, जिसे मितावली या मिटावली भी बोला जाता है, जो कि ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर, यानी कि 25 मील पे, चाहे 40 किलोमीटर आ जाए या फिर 25 मील भी आ जाए, कंफ्यूज मत होना,
वहां पर यह पडावली के पास मितावली गांव में स्थित है। एक पडावली जगह है, वहां से के पास मितावली गांव में स्थित है। यदि आप वहां पर मेन जो वहां का राजमार्ग है आप जाएंगे, मैं तो खुद जा चुका हूं, यहाँ पे देखेंगे तो दूर से ही ये मंदिर आपको एकदम गोलाकार में दिख जाएगा। इसी में 64 कमरे हैं दोस्तों। इन्हीं 64 कमरों में 64 योगिनी जो देवी होती हैं वो विराजमान है। क्लियर? तो ये मुरैना 64 योगिनी मंदिर से प्रश्न आया, वहां पर जबलपुर 64 योगिनी मंदिर से आया था। क्लियर? चलिए, इनमें से कौन एक मध्य प्रदेश का खेल है? एक प्रश्न ये आया था दोस्तों, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस प्रकार का प्रश्न था। तो शायद हो सकता हो तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल तो मलखंभ है ना। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आया था। चलिए, दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन थे? अब प्रश्न की प्रकृति देखिए थोड़ा। अब पत्र पत्रिकाओं से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो दैनिक भास्कर, चूंकि दैनिक भास्कर अगर देखा जाए तो भोपाल से ही चालू हुआ था। इनको इनके संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न है। तो रमेश चंद्र अग्रवाल इनके संस्थापक हैं। ये तो हो गया पहला आंसर इसका। यह समाचार पत्र भारत के 12 राज्यों में प्रकाशित होता है। ये भी याद रखिए, कितने? 12 राज्यों में प्रकाशित होता है। और इसके 60 से ज्यादा संस्करण हैं, ये भी याद रखिए। 60 से, मैं यहां लिख देता हूं, 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा इसके संस्करण हैं, ज्यादा संस्करण हैं। चलिए, 2015 में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार ये पत्र बना। अगर आप लोग 2015 के आसपास तैयारी कर रहे हो या आप लोगों ने देखा हो तो 2015 में ये खबर आई थी जो काफ़ी चली। 2016-17 के अधिकतम जो पेपर है उनमें था कि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार कौन सा है, तो वो कौन सा था? तो वो दैनिक भास्कर था। इसके पहले अगर देखा जाए तो नई दुनिया था। कौन सा था? नई दुनिया। चलिए, इसकी खोज, सॉरी, इसकी शुरुआत 1956 में भोपाल से हुई। ये याद रखें, भोपाल से हुई। तब इसका नाम सुबह सवेरे रखा गया। हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए, तो सुबह सवेरे जरूर याद रखना, क्योंकि इसका पहले नाम सुबह सवेरे रखा गया था। क्लियर? 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और दैनिक भास्कर रख दिया गया। एक दोस्तों प्रश्न खेलों से संबंधित भी था, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मैकल पर्वतमाला कहाँ है? प्रश्न क्या था? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली मैकल पर्वतमाला कहाँ है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? अमरकंटक में है। मालूम है ना, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, तो ये कहाँ पर है? अमरकंटक में है। अब सुनिए, ये आ सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सतपुड़ा मैकल जल संधि भारत में द्वितीय सबसे बड़ी जल संधि है। कौन कौन सी? सतपुड़ा और मैकल। ये जो जल संधि है ये भारत में दूसरी, कौन सी? दूसरी या सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जल संधि है। गांधी इरविन समझौता। अब चलिए पहुंच जाइए 15-16 वाली क्लास में। दांडी यात्रा पर प्रश्न आया था। अब गांधी इरविन समझौता, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा कर लेने के बाद में उनके पास में पूरा हुजूम आ गया। उनके पास में एक बहुत ज़्यादा पावर आ गई। किसकी? भारत के जनमानस की, भारत की जनता की। जब इतना ज़्यादा पावर इनके पास में आ गया तो इरविन को लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब समस्या है और ऐसा ना हो कि ये हम पर हावी हो जाए। इरविन ने झुकने का प्लान बना लिया कि गांधी जी के सामने झुकेंगे। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रख दी और उन्हीं 11 सूत्री मार्विन जो मांगे रख दी उसको इरविन ने मान लिया, समझौता कर लिया। यही समझौता तो गांधी इरविन पैक्ट या समझौता कहलाता है। इस पर अपन ने चर्चा की थी। यदि आप लोगों ने वो देखा होता और 17 तारीख को आपका पेपर होता तो वो क्वेश्चन सही हो जाता कि नहीं। तो 5 मार्च 1931 कब हुआ था? 5 मार्च 1931। भारत के इतिहास में ये समझौता बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन मायने रखता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समझौते के तहत रद्द कर दिया गया था। चलिए, तो अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो 5 मार्च 1931 को, ये याद रखें, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है ना? महात्मा गांधी और भारत के वायसराय इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट में 11 सूत्री मांगों पे भी आप लोग याद रखिएगा कि उन्होंने 11 सूत्री मांगे की थी। नमक सत्याग्रह इससे जुड़ा हुआ है, दांडी यात्रा इससे जुड़ी हुई है। क्लियर? चलिए, हालांकि इरविन के बाद में फिर दूसरे वायसराय आ जाते हैं, जिस कारण ये समझौता जो है हटा दिया जाता है और सविनय विज्ञान आंदोलन को फिर से चालू किया जाता है। एक प्रश्न दोस्तों औरंगजेब से संबंधित था कि औरंगजेब का सन क्या रहा, तो ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये तय है कि मुगल वंश से प्रश्न आ रहे हैं या मुगल काल से प्रश्न आ रहे हैं। तो मुगल काल को और सल्तनत काल को आप लोग अच्छे से कर लें। हालांकि आप लूसेंट वाले को कर लेंगे तो आपके जो प्रश्न है वो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों चित्रकला मत भूलिए। चित्रकला वाले टॉपिक पर एक जो क्लास है वो जल्दी ही आने वाली है, शायद आज ही डल जाएगी वो क्लास, तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो चित्रकला है, चित्रकला हो गया, एक नृत्य हो गया, इनसे संबंधित एक दो प्रश्न तो हर किसी में आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। ध्यान रखने का मतलब यह है कि इसको पढ़कर जाइएगा। आंध्र प्रदेश में यह एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र का मतलब जानते हैं ना? भित्ति को क्या बोलते हैं? दीवाल।
दीवाल से संबंधित जो दीवाल पर बनाए जाते हैं भित्ति चित्र है, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। क्लियर। उस्ताद हंसू खां और उस्ताद हद्दू खां, ये दो व्यक्ति हैं। उस्ताद हंसू खां और उस्ताद हद्दू खां किस घराने के संगीतज्ञ हैं? तो ये ग्वालियर घराने के संगीत हैं। यदि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ रखा हो या थोड़ी बहुत जानकारी हो तो हस्सू खान और हद्दू खान से ही रिलेटेड या इनके ही परिवार के एक व्यक्ति हैं जो अभी इस समय पर हैं। इस समय पर वो बनारस चले गए हैं, लेकिन अक्सर अपना शो करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं और अपनी वीडियो वगैरह बनाकर कभी यूट्यूब पे कभी इंस्टाग्राम पर इस जगह पे डालते हैं और काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। यदि आप लोगों को उनका नाम मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या फिर उनको खोजने का प्रयास जरूर करिएगा। मुझे मालूम है लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। चलिए, एक और प्रश्न था कि मोदी जी ने कृषि में कौन सी योजना बनाई हुई है। तो एक ये प्रश्न था। तो दोस्तों ये प्रश्न लिख देने का इसलिए मतलब है कि अभी प्रश्न तो पूरा कंफर्म नहीं हो पाया कौन सा प्रश्न था, लेकिन मोदी जी ने कृषि में कौन सी योजना बनाई है तो इसको याद रखना कि मोदी जी ने इस समय पर करंट में जो जो योजनाएं चलाई हुई है ना, जो उनसे संबंधित जरूर पढ़ लें। नहीं पढ़ पाए तो कृषि से संबंधित जरूर पढ़ लें, क्योंकि आप पटवारी का पेपर दे रहे हैं और आपको ऐसे ही परिवेश में रहना है तो निश्चित तौर पर इसी परिवेश के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो कृषि से संबंधित प्रश्नों को ना छोड़ें। और हाँ, आप लोग जाना किसमें, करंट की क्लास में प्लेलिस्ट में जाना, तो जो 2022 तक जो नवीन योजनाएं हैं उन पर भी एक अलग से वीडियो बना दी गई है। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, दूसरा है, अब दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थोड़े प्रश्न देख लें कि 1956 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न दोस्तों लेवल का था, अच्छा प्रश्न था। अब 1956 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि अधिकतम आदमी 1950 तक के कांग्रेस अधिवेशन को याद रखता है, उसके बाद के वो याद नहीं रखता। तो इनका नाम क्या था, श्री यू एन ढेबरी। श्री यू एन ढेबरी। ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा टेंशन मत लें दोस्तों, 2 या 3 प्रश्न ऐसे हर किसी में आएंगे और आपको उनके पीछे नहीं भागना कि अरे यार ये कौन सा प्रश्न आ गया। अरे जो आपको आते हैं या जो आपने पढ़ रखे हैं या जो आप याद कर सकते हैं उन्हीं पे फोकस करिए। जो नहीं आते, क्योंकि अब समय नहीं है ना उतना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेंगे तो आप वही जो आपका मन है। चलिए, श्री यू एन ढेबरी। डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। डब्ल्यू सी बनर्जी यही थे। भारत का वायसराय उस समय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। डफरिन था ना भारत का वायसराय। कब हुई थी, 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। और मुंबई में भी किस जगह पर हुई थी, गोकुलदास सोसाइटी, गोकुलदास भवन, गोकुलदास भवन, यहां पर हुआ था ना। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था शुरुआत में, और तीसरे अध्यक्ष कौन थे ये भी बता दीजिए। चलिए, तीसरे अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को भी जरूर पढ़कर जाएं। नमन ओझा ने इंटरनेशनल ओडीआई में शतक कब मारा। अब नमन ओझा कहां से संबंधित है दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, प्रश्न तो बनता ही है। तो 5 जून 2010 को, कब, 5 जून 2010 को श्रीलंका के विरोध में नमन ओझा का जन्म हुआ। कहां पे था, विरोध में। ये तो याद इतना हो गया यहां से। अब श्रीलंका के विरोध में इन्होंने शतक मारा है। नमन ओझा का जन्म जो है वह उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। नमन ओझा पे जितनी भी जानकारी है उनको करके जाइएगा। नमन ओझा पे अब जैसे प्रश्न आ गया दोस्तों, है ना, तो अब मान लीजिए नमन ओझा पे नहीं आएगा, लेकिन नमन ओझा के साथ में 2-3 जनों को और भी पुरस्कार मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। अगर आप लोग जाएंगे मेरी क्लासों में तो आप मध्य प्रदेश की एक जो करेंट अफेयर की है उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो वहां से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने 3 से 4 जितने भी खिलाड़ी थे उन सबको कंफर्म करा दिया है कि किनको कौन सा पुरस्कार मिला था, और जिनको पुरस्कार मिले हैं दोस्तों उन्हीं से संबंधित प्रश्न आने की संभावना भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जल संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 5वां। जनसंख्या की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 5वां। कौन सा है, 5वां। क्लियर। कुल जनसंख्या 7.26 करोड़ है, जो कि भारत की जनसंख्या का 6% है। कितना है, 6%। कैसे याद करेंगे भारत की जनसंख्या का 6%, कुल जनसंख्या 7.26 है, तो इस 6 से याद रख लीजिए कि पूरी भारत की जनसंख्या का 6% है। तो एक तो आंसर आपका इसी में है, और है कौन सा, तो 5वां स्थान है। हिमालय के ढलान के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के साथ कौन सी नदी बहती है, तो दिहिंग नदी।
दिहिंग नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये हिमालय के ढलान के साथ ही उनके संग बहने लगती है। और हम सब जानते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में यही ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो दिहिंग नाम से भी जानी जाने लगती है। तब उस समय नाम दिहिंग ना होकर दिहंग हो जाता है, दिहंग हो जाता है। बस ये याद रखें कि दिहंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बरगी बांध कहाँ पर है? कौन सा? बारगी बांध कहाँ पर है? बरगी भी आ जाता हो, बारगी भी आ जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। कहीं कहीं ये बारगी डैम या बरगी, लोकल की भाषा में इसको बरगी ही कहा जाता है। कहाँ पर है? तो ये भैया जबलपुर में है। हम सबको पता है कि नर्मदा नदी पे है। इस बांध का निर्माण कब हुआ? इसको याद रखें, 1974 में यह शुरू हुआ और 1990 में यह समाप्त हुआ। नर्मदा नदी पर बन रहे 30 बड़े बांधों में सबसे पहले बारगी बांध ही है, माने सबसे पहले बारगी बांध का ही निर्माण किया गया था। इसका महत्व दोस्तों इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसी बारगी बांध की वजह से ही जबलपुर में पानी की आपूर्ति आसपास वाला जितना क्षेत्र है बारगी बांध के वहां पर होता है। पानी की सप्लाई, चाहे वो घर में सप्लाई जाने की हो, चाहे वो सींचने से संबंधित हो, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए बारगी पे हम देखते हैं कि बारगी पर प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं। आपने देखा होगा पुराने उसमें भी बारगी पे प्रश्न बहुत बनते हैं। बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? देखिए, बारहसिंगा पर प्रश्न आ गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है बारहसिंगा, पहली बात। एक बात और याद रखिए, सिर्फ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही ऐसा उद्यान है जिसको शुभंकर दिया गया है। कौन सा है शुभंकर? भूर सिंह दा बारहसिंगा, भूर सिंह दा बारहसिंगा। इस शुभंकर को याद रखिएगा क्योंकि सिर्फ यही है पूरे भारत में जिसको एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको शुभंकर दिया गया है, भूर सिंह दा बारहसिंगा। निर्मल चित्रकला किससे संबंधित है? देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में कौन सी चित्रकला आ गई और एक चित्रकला अब यहां पर आ गई, तो चित्रकला से आ रहा है। पहले वाले प्रश्नों में नृत्य से संबंधित आया था ना, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से पूछा गया। तो देखिए, निर्मल चित्रकला किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से निर्मल चित्रकला में, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब इसके बाद यहां देखेंगे कि निर्मल चित्रकला में रामायण, महाभारत और हिंदू महाकाव्यों से संबंधित है, यानी इन्हीं की चीजें इसमें दिखाई जाती है, रामायण, महाभारत या हिंदू महाकाव्य, या हम कह सकते हैं कि हिंदू से ही संबंधित है, हिंदुओं से। परम गंगा क्या है? परम गंगा ये तो आप लोग बता ही देंगे, सुपर कंप्यूटर मिशन है। परम गंगा क्या है? सुपर कंप्यूटर मिशन। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय दोस्तों? भोपाल में है। इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई है? तो 9 अगस्त 1985 को। कब हुई है? 9 अगस्त 1985 को। किसे भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है? किसे भूगंधर्व के नाम से जाना जाता है? तो रहमत खां को। किसको? रहमत खां को। अब समझिएगा आप, ये भी ग्वालियर के घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराने से संबंधित जो पहली शिफ्ट में आया था वो कौन से थे? दो खां खां के नाम आए थे। अब दूसरे वाले में उन्होंने रहमत खान के बारे में पूछ लिया, तो किससे संबंधित हैं? ग्वालियर घराने से संबंधित रहमत खान है संबंधित। अब रहमत खान के ही एक और लड़के हैं या रहमत खान स्वयं है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। यही एक वो हैं जो अक्सर अपनी वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेज शो किया करते हैं। ये दरअसल भूगंधर्व इनको कहा जाता है और ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। बहोड़ जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये विदिशा में है। यह जगह सांची से 80 किलोमीटर दूर है। हमको पता है कि सांची से 80 किलोमीटर पे विदिशा है, तो विदिशा से थोड़ा पीछे की तरफ में ये बहोड़ जैन मंदिर है। ठीक है, बहोड़ जैन मंदिर है। विदिशा आपको मालूम है गरुड़ स्तंभ लेख के लिए भी जाना जाता है। गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का विकास या भागवत धर्म के विकसित होने की जो सही जगह है वह विदिशा से ही मालूम पड़ती है। इसके अलावा विदिशा से ही प्रश्न कल आया था, बताइए कौन सा था? विदिशा से ही तो प्रश्न था कि उदयगिरी की गुफाओं में बराह का मंदिर, याद करिए बराह का मंदिर जो है वह किस गुफा नंबर में है? तो विदिशा में ही उदयगिरी की गुफाएं हैं दोस्तों। कौन सी? उदयगिरी की गुफाएं हैं। टोटल इसमें गुफा कितनी है? 20 गुफाएं हैं। 19 गुफा 19 नंबर की सबसे बड़ी हुई है सबसे बड़ी। 5वें नंबर की गुफा में ही विष्णु का वराह अवतार है। वराह अवतार किसवें नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ये आ चुका। अब इन्होंने एक और दे दिया बहोड़ जैन मंदिर, तो आप देखेंगे कि ये भी विदिशा के पास में ही है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस बात को आप समझने का प्रयास करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रश्न वहां पर आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को वो यहां पर भी दे रहे हैं। जैसे 15-16 में कोई प्रश्न आया, अब 15-16 में प्रश्नों को हमने देखा कि यार ये ऐसा प्रश्न है, तो उसी से रिलेटेड आसपास की जानकारी दूसरे वाले पेपर में पटक दे रहे हैं वो। समझ गए? मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल स्नूकर की उपाधि प्राप्त है? तो जबलपुर की। तो जब दोस्तों एनालिसिस करवाते हैं तो उसके आसपास की जानकारी देते हैं।
तो निश्चित तौर पर आपके काम आ जाएगी। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य तलवारबाजी अकादमी कहाँ पर है? तो भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल, क्लियर? कहाँ पर है? भोपाल में है। वाटर स्क्वाड अकादमी कहाँ पर है? तो ये भी भोपाल में है। क्रिकेट अकादमी यदि देखी जाए तो वो कहाँ पर है दोस्तों? तो वो शिवपुरी में है। क्लियर? एथलेटिक्स अकादमी यदि देखी जाए तो वो कहाँ पर है? भोपाल में है। और तीरंदाजी अकादमी अगर देखी जाए तो वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। अपन ने पूरी जो अकादमी है या एकेडमी है उन सबको अपन ने अच्छे से कर लिया है। हिंदी में अकादमी और इंग्लिश में उसको एकेडमी कहा जाता है। 1780 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हमको पता है कि कोई एक व्यक्ति जो थे वो समाप्त हो गए थे। क्या नाम था उनका? बताइए। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? बताइए, कमेंट में बताइएगा। वो इसमें मारे गए थे, टीपू सुल्तान। चलिए, हैदर अली उनका नाम था। क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली इसमें मारे गए थे इसी युद्ध में। अब मान लीजिए ये आ गया तो अब इससे संबंधित और भी आ सकता है। तो ये तो द्वितीय आंग्ल मैसूर हो गया भाई, हुए तो चार है ना। तो तीसरे वाले में कौन है? तीसरे वाले में और चौथे वाले में हम क्रमशः देख लेते हैं। तो तीसरे वाले में थे कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। और चौथे वाले में कौन थे? वेलेज अली। कौन थे चौथे वाले में? वेलेज अली, लॉर्ड वेलेज अली। और ये कौन थे तीसरे वाले में? कॉर्नवालिस। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार चुके हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है एक तरीके से देखा जाए तो उसने खत्म कर दिया किसको? हैदर अली को। तीसरे वाले में भी अंग्रेजों को और इनको थोड़ा बराबर पे रहा। चौथे वाले में टोटल तरीके से मैसूर हार जाता है, टीपू सुल्तान भी मारे जाते हैं। और चौथे वाले में था बेलेज अली। बेलेज अली की एक बात से आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब उसने चौथा एक तरीके से युद्ध किया या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो जब वो जीत जाता है तो वो एक स्टेटस देता है या एक कथन बोलता है। वो कथन से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि आपके लिए वो प्रश्न नहीं आएगा, पीएससी के लिए वो प्रश्न है, लेकिन आप लोग इनको याद रखेंगे। वो कहता है कि दक्षिण भारत अब हमारे कदमों में है। दक्षिण का भारत अब हमारे कब्जों में है, हमारे कब्जे में है। क्योंकि उस समय तक 1780 तक अगर देखा जाए या ये युद्ध लगभग 1790 99 के आसपास में था। तो उस समय तक अगर देखा जाए तो मैसूर बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था भारत के लिए। और अंग्रेजों ने जब उसको जीता तो बोला कि दक्षिण भारत अब हमारे कदमों तले है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन था? तो सत्य नडेला। कौन थे? सत्य नडेला। ये ऑप्शन में थे तो सत्य नडेला इनके आंसर था। भोपाल में वाटर विजन 2047 गजेंद्र सिंह शेखावत। एक प्रश्न दोस्तों ये आया था। अब ये किससे संबंधित था या प्रश्न की प्रकृति कैसी थी ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन भोपाल में वाटर विजन और 2047 गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जैसा ही प्रश्न आए तो आप लोग कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में वाटर विजन 2047 विषय पर दो दिवसीय पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, किन्ने? मोदी जी ने इसको संबोधित किया। और भोपाल में राज्य के मंत्रियों का यह पहला भारतीय जल सम्मेलन है। कौन सा? जल सम्मेलन। क्या निकल के आ जाए कि एक तरीके से देखा जाए तो पहले मंत्रियों का आया कौन सा सम्मेलन? तो यह एक तरीके से भोपाल में राज्य के मंत्रियों का पहला भारतीय जल सम्मेलन है। पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? भैया मोदी जी ने इसको संबोधित किया है तो और इंपॉर्टेंट है। 2021 में जीआई टैग किसे मिला है? बालाघाट। जीआई टैग से संबंधित प्रश्न आ चुका है 15-16 में। वहां पे किस में आया था? चिन्नौर का चावल। वो भी कहाँ का था? बालाघाट का था, है ना। चिकन युक्त मिट्टी थी, दोमट मिट्टी थी। और यहाँ पर किससे संबंधित आ गया? फिर उसी बालाघाट से। तो मध्य प्रदेश में भैया जिन जिन को जीआई टैग मिल चुके हैं उनको अच्छे से कर लें आप, है ना। भूकंप से एक प्रश्न आया हुआ था और एक 2007 में मुक्केबाजी पर प्रश्न था। चलिए, अब विज्ञान में देख लेते हैं दोस्तों कि विज्ञान में प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से थी। ध्यान से देखिए, हम कंपैरिजन करेंगे पहले शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट का और 15-16 का आपस में। मतलब कि देखेंगे कि 15 में क्या आया, 16 में क्या आया, 17 में क्या आया, मतलब किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं पूरी शिफ्टों से। यहाँ पर भी पहली और दूसरी, यहाँ पर भी पहली और दूसरी, यहाँ पर भी पहली और दूसरी। चलिए देखते हैं। यूनिट से प्रश्न सभी शिफ्टों में लगभग में आ रहे हैं। न्यूटन के लॉ से प्रश्न, ये 16 वाले में आया था ना, न्यूटन के लॉ से संबंधित प्रश्न। प्रायोगिक टेबल से संबंधित प्रश्न। अब ये प्रायोगिक टेबल से संबंधित प्रश्न किस में आया था?
16वीं तारीख में भी आया है और 17वीं तारीख में भी आया है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई यानी एंगस्ट्राम, इसका जो आंसर है वो एंगस्ट्राम है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो अब जब तरंग दैर्घ्य से संबंधित आ गया है तो हमको पता है कि प्रकाश ऐसा है जिसकी दोहरी प्रकृति होती है, तो आप दूसरी वाली प्रकृति को भी ध्यान में रखें, है ना, कि प्रकाश बंडलों के माध्यम से चलता है, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दें। इसी प्रकार आया एक 66 पीएम किसकी परमाणु त्रिज्या होती है, तो ये दरअसल ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की होती है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से प्रश्न, ये मैंने दोनों लिख दिया है, लेकिन यदि देखा जाए तो जो 17 तारीख है, तो 17 तारीख वाले में जो प्रश्न आया था वो आया था दूरदृष्टि दोष से। तो आप लोग दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनको अच्छे से कर लें। और इनको करने की दोस्तों एक ट्रिक बताऊं, किताबें तो आप लोगों के पास में है ही, आप सिर्फ एक को याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष को, दोनों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, और दोनों को याद करने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही भूल जाएंगे। चलिए, समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? एक ये आया था, सेकंड होता है ना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने खोज की थी। कोशिका से संबंधित प्रश्न मैंने 15-16 में आप लोगों को बताया था कि कोशिका वाले चैप्टर को आप लोग जरूर पढ़कर जाएं। अभी भी कोशिका वाले चैप्टर को आप पढ़ लें। कोशिका वाला चैप्टर भी यदि लूसेंट में आप लोग उठाएंगे दोस्तों, तो ज़्यादा ज़्यादा मेरे अंदाज से 2 पेज का भी नहीं है वो, लेकिन उसमें पूरा दिया हुआ है। माइट्रोकांडिया आ जाता है उसी में क्रोमोसोम आ जाता है, लाइसोसोम उसी में आ जाता है ना, उसी में कोशिका भित्ति के बारे में है, उसी में एक तरीके से देखा जाए तो ऊतकों के बारे में, मतलब ऊतक के बारे में थोड़ा है, बाकी उसमें आगे आगे चल के है पूरा। तो उसमें जितने भी हैं, गोल्जी काय हो गया, इन सब से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से कर लें। कोशिका से संबंधित किसने खोज की थी, किसने पहले नाम दिया था, ये सब। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? तो ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए, डीएनए व प्रोटीन से संबंधित प्रश्न है, और क्रोमोसोम पर प्रश्न है, क्रोमोसोम पर प्रश्न है, ये नहीं है, इसको हटाइए। यहां था प्रकाश के वेग से संबंधित प्रश्न, प्रकाश के वेग से संबंधित प्रश्न थे। तो क्रोमोसोम से प्रश्न है, यानी गुणसूत्रों से प्रश्न है। डीएनए और प्रोटीन से संबंधित प्रश्न है। तो बायो वाले चैप्टर पे आपने गौर किया दोस्तों? एक मिनट, सेकंड शिफ्ट में आ जाए फिर अपन इसको देखेंगे। एसआई मात्रक से प्रश्न है, देखिए यूनिट से प्रश्न वहां आया, यहां फॉर्मूले से प्रश्न है, कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, सोडियम का एक रासायनिक नाम था, तो क्या नाम है दोस्तों? Na। चलिए, अब विज्ञान वाले में यदि अपन देखें 15, 16, 17 में, देखिए 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी। 15-16 में अपन ने देखे थे कि रोगों से संबंधित प्रश्न थे ना, रोगों से संबंधित प्रश्न। और इसके अलावा अपन ने देखे कि वैज्ञानिकों के कुछ नाम भी थे, जैसे रोगों संबंधित था तो इसमें किसने किसकी खोज की, जैसे विटामिन की खोज किसने की। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप लोग उन पे फोकस कर लेंगे, जैसे कि रोगों की चर्चा हो जाए, है ना, विटामिनों की चर्चा हो जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कोशिका, कोशिका को बिल्कुल मत छोड़ना। कोशिका विज्ञान ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 पेज का है लूसेंट का, उसको आप लोग अच्छे से कर लें। कोशिका से आ गया मात्रक, इनको रट मारें, मात्रक यूनिट, है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये आ ही रहे हैं। और एक पेरियोडिक टेबल, इसको भी अच्छे से कर लें, ठीक है। प्रकाश वाले चैप्टर को अच्छे से कर लें, फिजिक्स के। लेंस वाले चैप्टर को अच्छे से कर लें। इन कुछ चैप्टरों को आप लोग अच्छे से कर लें, बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्लियर? चलिए, अब अपन आगे चलते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के कुछ प्रश्न, जैसे शॉर्टकट की से प्रश्न थे, शॉर्टकट की, इनको आप लोग करें। मेमोरी से प्रश्न थे, मेमोरी से प्रश्न, मेमोरी से प्रश्न हमने क्या देखा कि ये 15-16 में भी पूछे गए हैं, पूछे गए हैं ना। सबसे तेज मेमोरी कौन सी थी? तो कैश मेमोरी थी। एमएस वर्ड से प्रश्न सेम उसी प्रकार से हैं, देखिए जो एमएस पावर पॉइंट से पूछे गए थे, तो एमएस वर्ड से प्रश्न, कमांड से प्रश्न, एक्सेल से प्रश्न, तो एमएस वर्ड है तो एक्सेल तो होगा ही। कंट्रोल सी का उपयोग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न, यही सब प्रश्न वहां भी पूछे गए थे, बस थोड़े थोड़े से अलग हैं। कंट्रोल पी से क्या होता है? कंट्रोल पी से ये प्रश्न आया था। इसके पहले देखा जाता, जो प्रश्न था वो ये था कि अगर आपको किसी भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं और उससे बाहर आना है तो क्या दबाना है? तो Alt+F4 दबाना है। ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहां पर क्या है? कंट्रोल पी से। तो मॉनिटर से प्रश्न है। शिफ्ट 2 में देख लिया जाए, सॉफ्टवेयर से प्रश्न है। किससे? सॉफ्टवेयर से। कंप्यूटर डिवाइस से प्रश्न है। इनपुट आउटपुट दिया गया दूसरी बार में। मेमोरी से प्रश्न, वही चीज, सीएडी का पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म आ रहा है फुल फॉर्म। इसी प्रकार कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सीएडी का फुल फॉर्म है दोस्तों, सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रैम से संबंधित प्रश्न है, 16 तारीख वाले में पूछा गया। एक्सेल से प्रश्न है, पावर पॉइंट से प्रश्न है, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं।
नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से प्रश्न है, 16 तारीख में पूछा गया था दोस्तों दूसरी शिफ्ट में। जीआईएस का पूरा नाम क्या है? जीआईएस का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी 2 से 3 नंबर आपके फॉर्मूले वाले में इसमें फुल फॉर्म वाले में कंफर्म हो जाएंगे। 2 से 3 आ रहे हैं दोस्तों फुल फॉर्म, याद रखिए। परीक्षा धाम वाले का उठाइए, रट मारिए, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए, इंटरनेट क्या है? ये नॉर्मल एक प्रश्न था जिसका आंसर एकदम व्यवहारिक टाइप का था। चलिए, अब हिंदी में देख लिया जाए। हिंदी तो दोस्तों और भी ज़्यादा सरल आ रही है, बशर्ते प्रैक्टिस की गई हो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो नहीं होगा। हिंदी वाले आप उसमें चले जाइए प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट डालिए, उसको देखिए, उसमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया गया है। खास बात उसकी ये है दोस्तों कि उसमें उदाहरणों से बताया गया है, और वही के वही उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं, या फिर उससे कुछ ऊपर नीचे आ सकता है, यही तो होगा। तो देखिए, पर्यायवाचियों से प्रश्न आए हुए हैं। पर्यायवाची को तो आप लोग देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं, इतने अच्छे से उसको करवाया गया है। अति संयुक्ति अलंकार से प्रश्न था, यही अति संयुक्ति अलंकार से प्रश्न 16 तारीख वाले में आया था। वो कौन सा प्रश्न था? राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। चेतक से संबंधित था, तो चेतक से संबंधित अति संयुक्ति अलंकार ही होता है। या फिर सुनिएगा, चेतक से संबंधित या तो अति संयुक्ति अलंकार होता है, लेकिन उसमें कभी कभार एक वैसे अलंकार भी आ जाते हैं। अलंकार को नहीं अगर बात नहीं करें तो रस से बात करें तो या तो वो वीर रस से संबंधित होता है दोस्तों, वीर रस से, या शांत रस से, याद रखिएगा। शांत रस भी हो जाता है, या करुणा रस, क्योंकि चेतक बाद में खत्म हो गया था, आप लोगों को पता है, महाराणा प्रताप काफी रोए थे उसमें। तो वो करुण रस से भी आ जाता है और वीर रस से भी आ जाता है। क्लियर? अति संयुक्ति अलंकार तो उसमें होती ही है। मुहावरों से 3 से 4 प्रश्न आए हुए हैं। मुहावरे वाले टॉपिकों को दोस्तों एक बार जरूर देख लें, वहां से आपको पता पड़ जाएगा कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्ति क्या होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। और आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट अगर आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे तो 5 से 6 मिनट में ही बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। मतलब 5 से 6 मिनट की ही बातें हैं, बाकी सब तो उसमें मुहावरे हैं, वो 5 से 6 मिनट आप लोग कैप्चर कर लें बस। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों से प्रश्न था, समास से प्रश्न था, तत्सम से संबंधित प्रश्न है, तो तत्सम तद्भव से आ ही रहे हैं, समास से प्रश्न आ ही रहे हैं। पर्यायवाचियों से प्रश्न, अति संयुक्ति 3 से 4, ये फिर से रिपीट हो गया है। चलिए, अब अपन देख लेते हैं प्रबंधन। प्रबंधन से प्रश्न कैसे आए हैं? तो हेनरी फ्यूल के बारे में प्रश्न था, हेनरी फ्यूल के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर प्रश्न था। प्रबंध की अवधारणा से प्रश्न थे और संगठन से प्रश्न थे, है ना। और एक तरीके से देखा जाए तो कथन से संबंधित प्रश्न भी थे। कथन वाली क्लासें, मैंने आपको बोला कि 19 20 21, 19 20 21 इन क्लासों को यदि आप लोग देख लेंगे तो आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं एक तरीके से कथन वाले या अन्य वाले तो सब हो जाएंगे। और वैसे भी यदि आप लोग देख रहे हैं कि कौन से प्रश्न की प्रकृति ज़्यादा है, आपने देखा कि ये प्रश्न ज़्यादा है, प्रबंधन में जाइए, उसी वाले टॉपिक को उठाइए और पढ़ने लगिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 40 मिनट से ज़्यादा वो कोई लेक्चर नहीं है। हाँ, उन मैराथन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। 30 से 40 मिनट की ज़्यादा क्लास नहीं है। 30 मिनट में आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास है वो समाप्त होती है, और इसी प्रकार आप लोग बने रहें। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अपन 18 तारीख वाली क्लास में, यानी 18 तारीख में जो जो प्रश्न आए हुए हैं उन पर अपन इसका एनालिसिस करेंगे।